नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा देखने आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। 2024 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को हरियाणा आ रहे हैं। अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में खास है। अमित शाह करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे तो सहकारिता विभाग की कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर भी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सोनीपत में अहम बैठक होगी। बात कांग्रेस की करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत हर गांव पहुंचने का लक्ष्य है। वहीं इनेलो 24 फरवरी से परिवर्तन यात्रा आपके द्वार शुरू करने जा रही है। पुन्हाना के सिंगार गांव से अभय चौटाला यात्रा की शुरुआत करेंगे। 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में यात्रा का समापन होगा। तो कुल मिलाकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और कल अमित शाह आ रहे हैं। कई कार्यक्रम उनके और इसके साथ ही सोनीपत में पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। आज बड़ी बहस में चर्चा इसी को लेकर हम करेंगे। क्या कुछ तैयारी? करनाल में हरियाणा पुलिस का एक कार्यक्रम है। अमित शाह हरियाणा के दौरे पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। करनाल में हरियाणा पुलिस का एक कार्यक्रम होगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ये अमित शाह का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही सहकारिता विभाग की कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शुभारंभ अमित शाह को करना है। तो हरियाणा सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन अमित शाह की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री सोनीपत में बूथ लेवल पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो सोनीपत में बैठक होगी। 2024 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनका मंथन होगा। उधर कांग्रेस की रणनीति आप समझिए तो देखिए, पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। हर गांव तक पहुंचने का लक्ष्य इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का है ताकि लोगों से जुड़ पाएं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है। इनेलो की बात करें तो परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार इनेलो शुरू करने वाली है। 24 फरवरी को पुन्हाना के सिंगार से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में ये यात्रा संपन्न होगी। यात्रा चरणों में नहीं होगी बल्कि लगातार यात्रा चलेगी। रोजाना 15 से 20 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा के जरिए तय की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 24 फरवरी से इनेलो की होने जा रही है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। 2024 के लिहाज से मंथन कल सोनीपत में होने वाली बैठक में अमित शाह करेंगे। बूथ लेवल की बैठक अमित शाह की पदाधिकारियों के साथ उनका मंथन उस बैठक में होगा। तो आज बड़ी बहस में चर्चा 2024 की तैयारी को लेकर ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? कांग्रेस पार्टी अपने अभियान के माध्यम से किस तरह से आगे कदम बढ़ा रही है? इनेलो की यात्रा के साथ कैसे इनेलो के कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। शाह के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री हरियाणा पुलिस की कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे और हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। ओपी धनखड़ ने कहा कि अमित शाह का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है क्योंकि इस दौरे के जरिए ही बीजेपी हरियाणा में आने वाले चुनाव का शंखनाद कर रही है। तो कल अमित शाह के दौरे की जो तैयारियां हैं उसका जायजा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि जब अमित शाह पहुंचेंगे हरियाणा में अपने कार्यक्रम में, तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, इसके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री शामिल रहेंगे। अमित शाह के इस कार्यक्रम में उनके साथ हरियाणा बीजेपी के नेता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे, अमित शाह के दौरे को लेकर। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, जेजेपी किस तरीके की तैयारियां अपनी आने वाले चुनाव को लेकर कर रही हैं, इस पर
आज चर्चा। तो सोनीपत में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ क्या बातचीत होगी, किस तरह से आगे रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि खबर यह है कि 2024 में जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मंत्र देंगे अमित शाह। कैसे आगे की रणनीति बनती है, किस तरह से मीटिंग होती है, क्या कुछ बातचीत होती है, आज इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने गेस्ट का रुख करें उससे पहले कुछ अहम सवाल हैं, उन सवालों पर एक नज़र, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, शाह का हरियाणा दौरा कितना अहम है? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि अमित शाह जब जब आते हैं हरियाणा के दौरे पर, पार्टी में जान आती है और हम रणनीति अपनी आगे की तैयार करते हैं। तो कितना अहम ये दौरा हरियाणा का रहने वाला है अमित शाह का, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी की यात्रा का तोड़ क्या निकलेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, तो क्या इसका तोड़ निकलेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल ये है, इनेलो की यात्रा से क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन यात्रा इनेलो की ओर से निकाली जानी है, तो क्या इनेलो परिवर्तन कर पाने में कामयाब हो पाएगी अपनी यात्रा के जरिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जेजेपी और आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, जेजेपी और आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव के लिए किस तरह से अपनी रणनीति को तैयार कर रही हैं, इस पर भी आज बात होगी। तो चलिए, कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं। विजेंद्र नेहरा जी, आपका स्वागत है। जेजेपी से प्रवक्ता विवेक चौधरी हैं। विवेक चौधरी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जोगिंदर मोर हैं। जोगिंदर मोर जी, आपका स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता बलविंदर सिंह है। बलविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है। नेहरा साहब, शुरुआत में सबसे पहले आपके साथ कर रहा हूं। अमित शाह कल पहुंच रहे हैं, शाह के दौरे के साथ ही चुनावी शंखनाद समझे हम। देखिए पराग जी, आवाज ठीक से आ रही है जी आपको सर। मेरी? पराग जी देखिए, कल केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 1 दिवसीय हरियाणा प्रदेश का दौरा है। जी। करनाल में हरियाणा पुलिस के एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी करनाल में और सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में बैठक करेंगे। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब जब हरियाणा प्रदेश के अंदर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरता है, एक उत्साह उमंग आती है, और आने वाले चुनाव के को जीतने के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, उससे पहले भी अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश के दौरे पे आए थे, और उनके दौरे को लेकर के हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हर तरह की तैयारियां की हैं। सभी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, और अभी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी भिवानी के अंदर 2 दिन का अभी हमारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है। उस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है। 2024 की तैयारियों को हमने तेज करने का काम किया है, और आने वाली 18-19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी मंडल हैं, सभी मंडलों के अंदर हमने मंडल कार्यकारिणी की बैठक रखी है, और 6 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस आता है, हमने अपने कैलेंडर जारी किया है। पन्ना प्रमुखों की रचना 15 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। पन्ना प्रमुख यानी एक पन्ने के ऊपर लगभग 50-60 वोट होती है, एक पन्ने का एक प्रमुख। उसके बाद में बूथ की हमारी इकाई होती है, शक्ति केंद्र प्रमुख होता है, फिर मंडल अध्यक्ष होता है, मंडल की पूरी टीम, मोर्चे, प्रकोष्ठ होते हैं, फिर जिले और प्रदेश की हमारी टीम होती है, उसका भी मेन भाजपा मोर्चा और प्रकोष्ठ की पूरी टीम होती है। तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। एक तरफ जहां हमारे पास में एक नेता मजबूत है, संगठन मजबूत है, और माननीय मोदी जी की और माननीय मनोहर लाल जी की सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं, उनको लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में जाएंगे। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के लगभग 5 लाख कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का ध्वज फहराएगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से उनकी कार्य की शैली है, पन्ना प्रमुख से लेके बूथ अध्यक्ष से लेकर के, और जो नए मतदाता हैं, हमारे नए मतदाताओं के साथ में हम लोग संपर्क करने का काम करेंगे, नए मतदाता बनाने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम हमारे नेता और कार्यकर्ता जो इस अभियान में लगे हुए हैं, उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को और मजबूती देने के लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है सर। जोगिंदर मोर जी, राहुल गांधी की यात्रा का असर कम करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, तैयार हैं आप लोग? देखिए, अमित शाह जी राहुल गांधी जी की यात्रा का जो प्रभाव था उसको कमजोर करने नहीं आ रहे।
जी अपनी दुर्गति जो भारतीय जनता पार्टी ने 29 जनवरी की जो गोहाना में रैली रखी थी और जो भारतीय जनता पार्टी की रैली की दुर्गति हुई और अमित शाह जी सरपंचों के और जो किसानों के दृश्य वहां आए नहीं, जनता को फेस नहीं किया, ये बहाना बना रहे हैं मौसम का। मौसम तो आजकल विज्ञान इतना एडवांस है कि पूर्वानुमान लग जाता है लगभग हफ्ते पहले कि क्या होने वाला है। जी गोहाना दिल्ली से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पे रास्ता है। अगर मान लो सड़क उससे भी पहले से कार्यक्रम तय होता, वहां पे ना तो लोग आए ना जनता पहुंची, और सरपंचों के और सरपंच एसोसिएशन के और किसानों ने जो विरोध किया था गन्ने की कीमत को लेकर, उसके डर से वो जो अमित शाह जी का जो दौरा था वो रद्द करना पड़ा। उसी झेप को मिटाने का एक ये प्रयास है। और जी जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी वो हम्म देखिए कि एक भयंकर सर्दी के टाइम पे जो है हरियाणा में आई थी, और लोगों का इतना जन उत्साह था। और उसके अंदर देखिए कि जगह जगह जनसभाएं की गई और एक बड़ी रैली पानीपत में की गई, जो बहुत सफल रैली हुई, जिसका समय बिल्कुल ऐसे समय में था, बिल्कुल ठंड के समय में जो था वो। मौसम की अगर ये बात करें तो यहाँ पे जनता का जो उत्साह था, और जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे अब जो बेरोजगारी में, और जो अब खुद केंद्र की रिपोर्ट ने ये बताया है कि उसके अंदर अपराध के अंदर जो है हरियाणा किस प्रकार से पिछड़े प्रदेशों की स्थिति में आ गया है, बहुत खराब स्थिति हम्म है। बेरोजगारी की स्थिति बहुत भयंकर है इस प्रदेश के अंदर। नेहरा साहब मैं किसान आऊंगा। नाराज है इस प्रदेश के अंदर, तो नाकामयाब है पूरी की पूरी। और हम्म उन नाकामयाबियों को आज से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो मुद्दे उठाए थे, जो राहुल गांधी जी ने जन सरोकार के मुद्दों को उठाया था, जो एक सफल एक ऐतिहासिक यात्रा, आज तक आप देखेंगे भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कोई इस प्रकार के भारतीय जन सरोकार के मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी, उसका संदेश हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबियों को घर घर पहुंचाने के लिए ठीक आज है। से जोड़ो हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला हुआ है। और हम्म अमित शाह जो आ रहे हैं, ये इसका प्रभाव तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। हम्म ये तो जो 29 जनवरी की जो गोहाना में रैली थी उसकी जेब को मिटाने के लिए ये दौरा रखा गया है। ठीक इज्जत है। बचाओ दौरा है क्या अगर हम्म देखो। ठीक है सर। विजेंद्र रेड्डी साहब, बिना रुकावट के, बिना चरणों के लगातार परिवर्तन यात्रा आपकी चलेगी। क्या रणनीति इस परिवर्तन के लिए आप लोग अपना रहे हैं? हाँ, देखिए, ये जो यात्रा निकाली जा रही है परिवर्तन पथ यात्रा, आपके द्वार जी के माध्यम से अभय सिंह जी चौटाला 90 के 90 हलकों में जाकर के सब लोगों से मिलेंगे और सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं उनको उजागर करने का काम करेंगे। और ये यात्रा इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा होगी, जो कि लगातार 22-24 फरवरी से शुरू होकर के और 25 सितंबर तक चलेगी। और इसमें लगभग 4200 किलोमीटर का ये सफर है। अभय सिंह चौटाला जी अपने टीम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ तय करने का काम करेंगे। इतनी बड़ी यात्रा किसी ने नहीं की है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पराग जी जो है वो जनता के सामने बीच में जाकर के जनता से सीधा संवाद करने का काम करेंगे। इसमें एक हल्के में लगभग औसतन जो है 3 दिन का ठहराव एक कंस्टिट्यूंसी में करने का काम करेंगे और 20 किलोमीटर के आसपास दिल्ली का ये सफर होगा। इस हरियाणा प्रदेश की यदि मैं तो कहता हूं कि पूरे अपने ये हिंदुस्तान की सबसे लंबी यात्रा होगी। और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन इस यात्रा के बाद हरियाणा प्रदेश में शुरू हो जाएगा और मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए, ये अभी आपने जैसे मौर्य साहब ने भी बताया, जो गोहाना की रैली थी, ये मौसम का बहाना बनाते हैं कि मौसम खराब हो गया। 25 सितंबर की फतेहाबाद की आप रैली देखिए, उस दिन भी मौसम खराब था, बूंदाबांदी चली हुई थी। और इसके बावजूद भी एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ रैली वहां भाई अभय सिंह चौटाला जी ने एकमात्र विधायक होते हुए भी इतनी बड़ी रैली करने का काम किया था, मौसम खराब होने के बावजूद। और ये मौसम की दुहाई देकर के अपनी नाकामियों से बचने का प्रयास जो कर रहे हैं, इनके पास तो पूरी की पूरी सरकार थी, पूरा हमला था, विधायकों की कोई कमी नहीं, मंत्रियों की कमी नहीं। इसके बावजूद भी लोगों ने ये नकारने का काम किया है, इसलिए लोग वहां पर नहीं पहुंचे। और अब जो अमित शाह जी का यहाँ पर दौरा हो रहा है, देखिए कितनी बड़ी एक राजनीतिक सतर कितना नीचे आ गया। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं प्राज भाई, और एक गृह मंत्री जब किसी प्रदेश में जाता है तो उसके लिए रैलियां भी होती हैं, उनके स्वागत में बड़ी तैयारियां भी होती हैं। लेकिन आज एक हिंदुस्तान का गृह मंत्री मैं मानता हूं वो हरियाणा प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। वो एक बीजेपी के टूरिस्ट लीडर आ रहे हैं,
गृह मंत्री आते तो अलग ही उसकी तैयारी होती। क्या गृह मंत्री एक बूथ बालकों को वो संबोधित करवा रहे हैं उनसे, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, करनाल की मीटिंग, सोनीपत की मीटिंग, जो भी मीटिंग होगी, यानी जो इनको डर इनके मन में बैठा हुआ है, जिस प्रकार से गोहाना की रैली फ्लॉप हुई है, प्रागजीन के मन में डर होगा कि नीचे लेवल के लोग तुमसे छिटक चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पार्टी से मोह भंग कर चुके हैं। इसलिए नंबर एक बात, इसलिए वो आ रहे हैं कि उनमें जोश भर दे। दूसरी बात देखिए, आजकल बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस भोज बड़ा अच्छा लग रहा है। कांग्रेस भोज में बड़े शामिल हो रहे हैं। विस्तार से मैं बताऊं तो आपको पता है सभी का किस प्रकार से, चाहे वो अपने सोनीपत के सांसद महोदय हो, चाहे हिसार के हो, चाहे भिवानी के हो, किस प्रकार से कांग्रेस भोज में शामिल हो रहे हैं। इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी बहुत बड़ी कलह छिड़ी हुई है, जो आने वाले समय में बहुत बड़े एक तूफान का रूप लेते हुए पूरी भगदड़ मच जाएगी। सारे पेड़ इनके गिरने वाले हैं और उसी चीज को रोकने के लिए इन्होंने एक ये मीटिंग कार्यकर्ताओं की और नेताओं की मीटिंग अमित शाह के नेतृत्व में करवाने जा रहे हैं। तो इसका यही मुख्य रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, वो सरकारी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, पुलिस को जो ना प्रेसिडेंशियल कलर भी से भी सम्मानित करने जा रहे हैं, लेकिन एक बूथ लेवल के वर्करों की मीटिंग जो करवाई जा रही है, वो इस पार्टी में फूट के बह के कारण ऐसा किया जा रहा है। ठीक है सर। डेरा साहब, मैं एक सवाल ले लूं विवेक जी और बलविंदर जी से, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक साथ आप जवाब दीजिएगा। विवेक चौधरी जी, क्या तैयारी 2024 को लेकर है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनके बयानों को भी हम सुनते हैं, पार्टी मजबूत हो रही है, तमाम तरीके की बातें, लेकिन किस तरह की रणनीति आप लोग अपनाने वाले हैं? जी, आज सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही है। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जननायक जनता पार्टी का जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है, बूथ योद्धा जिसको हमने नाम दिया, वो फील्ड में लगा हुआ है। आज ब्लॉक लेवल पे बात कीजिए, जिला लेवल पे बात कीजिए, सभी जगह हमारा संगठन बहुत मजबूत है और मजबूती से पहले भी काम करता है। चाहे विभिन्न चुनाव आए, उनको भी मजबूती से लड़ने का काम किया और आगे भी मजबूती से लड़ने का काम करें। सोचने का विषय उनके लिए जिनके पास ना तो आज तक संगठन है, जो हर प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद एक ही बात कहते हैं कि 3 महीने में संगठन बन जाएगी। आज तक ना तो उनके पास संगठन है, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़े, चाहे वो भारत जोड़े, मेन बात है पार्टी को जोड़ने की। उनको मेरा एक सुझाव यही है, पहले आप अपनी पार्टी जोड़िए, फिर चुनाव की बात सोचिएगा। आज जिन लोगों के पास जिला प्रमुख ना हो, जिन लोगों के पास हल्का प्रमुख ना हो, वो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। आज के दिन जननायक जनता पार्टी बूथ लेवल पे अपना वर्किंग कर रही है और झंडा लगाओ अभियान भी हमारा चल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छे से कार्यकर्ता काम करने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में जो भी स्थिति होगी वो आपके सामने होगी। जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने का काम। ठीक है। बलविंदर सिंह जी, सर, हर पार्टी कोई ना कोई यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, इनेलो भी परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत करने वाली है। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। हमारी पार्टी बहुत कम समय में आके बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर चुकी है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ कि हमारे नेहरा साहब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो संगठन से हमारे नेता अमित शाह जी जो आ रहे हैं, गृह मंत्री, नेता तो खैर नहीं है, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, वो बूथ सत्र के लोगों से मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो बूथ सत्र के नेताओं के साथ मीटिंग तो करेंगी, लेकिन वो बूथ सत्र के नेता जो पब्लिक के पास क्या मुंह लेके जाएंगे। इन्होंने बोला था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इन्होंने बोला था 2022 में हर सिर पे छत होगा। ये सारे इन्होंने वादे करे थे और हमारी पार्टी भी यहाँ पे हरियाणा में बहुत बड़े घोटाले हो रहे थे। हमारी पार्टी भी इनका विरोध करने वाली थी, लेकिन इनकी आईटी सेल बहुत हैवी है। वो तुरंत ही ये बहाना बना लेगी कि अमित शाह आते शायद करनाल को ये दे जाते, करनाल को वो दे जाते। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जिस एग्रो मॉल का उद्घाटन बड़े फकर से करने आ रहे हैं, आप पुरानी वीडियो उठा के देखो,
वो जो एग्रो माल ये बेचने की तैयारी कर चुके थे, बोली तक लगने के लिए बोली दाता आ गए थे, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया था। किसानों का विरोध करने के बाद ही यहाँ पे इसकी बोली रुकी थी। दूसरी बात यह है कि हमने भी इनका विरोध इसलिए नहीं करा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जनता में ये अफवाह फैलाएं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कल अमित शाह जी आएंगे, जो बहुत पहले इन्होंने वादे करे थे करनाल को एयरपोर्ट देंगे। हमारे हरियाणा वालों ने बहुत मेहनत करके विधायक इनके बनाए, एमपी इनके बनाए, मुख्यमंत्री इनके बनाए, प्रधानमंत्री इसी पार्टी के बनाए, और उसके बावजूद 9 साल से जो हमारा एयरपोर्ट है वो इंतजार कर रहा है कि कब अमित शाह जी जहाज पे इस एयरपोर्ट पे उतरेंगे। हमारे जो करनाल वासी इस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो करनाल मेट्रो ट्रेन लाने का वादा किया था उस मेट्रो ट्रेन पे कब अमित शाह जी आएंगे, उतरेंगे। हम जवाब दे दूं, इंतजार करेंगे। हाँ। ये सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है, पराग जी इतना समय दे दिया आपने। तो उसके बावजूद ऐसे है, पल्ले का तो पता लग जाएगा। पंजाब में इनकी दुकान तो दिखा खाली दिया है, और दिल्ली में हमने दिखा दिया है। हाँ। दिल्ली में दोनों सरकारें थी, नीचे जो नगर निगम में सरकार बीजेपी की थी, ऊपर जो सरकार वो बीजेपी थी, बीच में हमारी सरकार थी। लोगों ने तय किया, तीनों को पूरे टाइम देखा, लोगों ने तय किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बढ़िया है। ठीक है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ हमारे नगर निगम के सभी पार्षद हमारे को दिए, और उसके बावजूद ये मेयर का चुनाव नहीं करा रहे अमित शाह। ठीक है, चलिए अब दिल्ली के मेयर के चुनाव पर हम नहीं जाएंगे, हम हरियाणा पर ही रहते हैं। अब चूंकि आप लोगों ने सवाल दागे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सुनेंगे। नेहरा साहब से हम जवाब लेते हैं। नेहरा साहब, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में रखिएगा सबकी बातों को। सवाल ये है, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि बूथ स्तर के, बूथ लेवल के नेताओं को संबोधित करने केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। देखिए पराग जी, इनेलो के हमारे बड़े भाई विजेंद्र रेड्डी जी ने जिस तरह से कहा कि देश के गृह मंत्री से और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आप संबोधित करा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो हमारा काम करने का तरीका है, उससे परिचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सभी अपने दायित्व के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में किसी ना किसी बूथ के पालक अवश्य हैं जी, किसी ना किसी पन्ना के प्रमुख अवश्य हैं। इस तरह की जिम्मेदारियां एडिशनल उनके पास में रहती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो हमारी पार्टी के लिए कार्यकर्ता ही रहता है। इसलिए देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इस नाते उनका हम स्वागत और सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बैठ करके वो बैठक लेंगे, चर्चा करेंगे। बूथ जीता चुनाव जीता का अभियान शुरू करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ही थे, जिन्होंने देश के अंदर, यूपी के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, वो एक सामान्य कार्यकर्ता ही रहता है। मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब किसी ना किसी बूथ के पालक हैं, जिससे कि कार्यकर्ताओं में ये भाव उत्पन्न हो कि चाहे कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति है, वो भी आपकी तरह सामान्य कार्यकर्ता ही है। दूसरी पार्टियों के अंदर व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है कि कार्यकर्ता की पहुंच से दूर हो जाता है। यही भाजपा की कार्यशैली और जीत करने का तरीका है। दूसरा, अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। अरे भैया, आज कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता जो साथी हैं, कुछ फरीदाबाद में रहते हैं, कुछ आपके नेता हैं, कुछ जनता के लोग हैं, वो मेरे से आज कह रहे थे कि भैया सबसे पहले आप किरण चौधरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी के हाथ पकड़ के हाथ मिला लेते, उनसे हाथ से हाथ जोड़ लेते, भूपेंद्र हुड्डा जी, उसके बाद में जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में जाते। आपके जो बड़े नेता हैं ना, वो हाथ से हाथ मिला रहे हैं, ना वो हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, और आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हाथ से हाथ जोड़ लेंगे। आपको जनता ने दूर से नमस्ते कर लिया है, हाथ जोड़ लिया है, और जो पाप, जो भ्रष्टाचार जो आपने किया है, जो आपने पहले गड्ढे खोदे हैं जनता के लिए, उसके लिए नाक से नाक रगड़ो यात्रा चलाओ। यानी आप जाओ और नाक रगड़ के आओ जनता के सामने कि हमें माफ कर दो, उसके बाद जनता आपको माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा, अभी यहाँ पे जो आप पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, इनके तो लिए कहानी एक हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी हुई है कि पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बेचारे जितने भी चुनाव अब तक लड़े, सब में इनकी जमानत जब्त होगी। आदमपुर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी खुद रोड शो करने आए, भगवंत मान जी रोड शो करने आए, कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी।
पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जितने चुनाव इन्होंने लड़े सब में इनकी जमानत जब्त हुई है। उसके पीछे कारण ये है अपराग जी कि ये लोग एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देना चाहते, चंडीगढ़ से हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं। आप पार्टी की पंजाब के अंदर सरकार बनी, विधानसभा में प्रस्ताव पास किया कि एसवाईएल का पानी नहीं देंगे और चंडीगढ़ को हमें दे दो, हरियाणा से उसे खोसने के चक्कर में थे। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की विधानसभा में इसका विरोध किया। तो हरियाणा प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जो आप पार्टी हरियाणा के खिलाफ है, एसवाईएल का पानी नहीं देती, चंडीगढ़ हमसे छीनना चाहती है, उस पार्टी को यहाँ कैसे आधार मिलेगा? दूसरा, इनका तो कोई आधार हरियाणा प्रदेश के अंदर है ही नहीं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर कहना चाहूंगा पराग जी कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिस तरह से मजबूत संगठन को बनाया है, अभी 2 दिन की हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर जिस तरह से लगातार सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक 12-12 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठ के मंथन किया है कि किस तरह से और अधिक तेज गति से आगे बढ़े। और गुजरात का जो रिकॉर्ड है, जिस तरह से 157 सीट वहां पे आई है, गुजरात के रिकॉर्ड को हरियाणा प्रदेश की हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता के आशीर्वाद से हमने तोड़ने का निश्चय किया है। और जो भारत सरकार ने बजट पेश किया है, हरियाणा प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है, उसमें यह दिखाया गया पराग जी, जहां 60 साल की सत्ता के बाद 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी मात्र 16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करवाई, वहीं 9 साल के अंदर हमने उसको 16 लाख करोड़ रुपए को लगभग 3 गुना बढ़ा करके आप 2023 के अंदर एक हफ्ते पहले 45 लाख करोड़ रुपए का हमने बजट पेश किया है। 2014 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 30,000 रुपए इनकम टैक्स देता था। आज 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति कोई इनकम टैक्स नहीं देगा। ये जनता को हमने राहत देने का काम किया। ठीक है। 1 करोड़ किसान जो है जी, उनको जैविक खेती करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। और इस बजट के अंदर चाहे परिवहन की व्यवस्था हो, रेलवे हो, पुल हो, सेना को आधुनिक बनाना हो, रक्षा को मजबूत बनाना हो, चाहे शिक्षा का विषय हो और चाहे रेलवे का विषय हो। जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में 66,000 करोड़ रुपए का बजट था, आज 2,40,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट हमने प्रस्तुत किया है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, महिला है, मध्य वर्गीय है। पराग जी 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। हर वर्ग के लिए हमने काम करने का काम किया है पराग जी। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जनता आशीर्वाद देगी। लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक हम लोग लगाएंगे अपने मजबूत संगठन के आधार पर, अपने नेता के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर। और जहां विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी में इनेलो में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। और जब अपनी सरकार में पराग जी ये रहे, इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया। 2014 में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन मात्र 1,000 रुपए थी। 1987 में ताऊ देवीलाल जी ने पेंशन बनाई, इन्होंने 27 साल तक 2014 में उसको 1,000 रुपए पहुंचाया। हमने 2014 से आज 2023 8-9 साल के अंदर 1,500 रुपए हमने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम किया है। ठीक है। आज हरियाणा प्रदेश के घर घर में पानी पहुंचाने का काम किया है। 6,000 गांवों तक हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। तेजी से एक बात और कंप्लीट कर दूं बस पराग जी, कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पूरी दुनिया, मैं ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लगभग 1350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आने वाला है। और जो मुंबई की दूरी हमारे दिल्ली से 26 घंटे की होती थी, वो इसको बनने के बाद में मात्र 12 घंटे की रह जाएगी। 1-1 लाख करोड़ रुपए एक एक्सप्रेसवे के ऊपर 1350 किलोमीटर का लंबा हमने बनाया है। भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है, नितिन गडकरी जी ने, कि जो कोई कर नहीं सकता। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे देश के और हरियाणा प्रदेश की जनता 2024 में लगातार तीसरी बार हम लोग जीत की हैट्रिक बनाएंगे। मैं विश्वास से कह सकता हूँ हमारा संगठन मजबूत है, हमारा नेता मजबूत है। और चाहे नाक से नाक रगड़ो यात्रा चलाओ या कुछ और करो, इनके कोई पल्ले कुछ नहीं है। जनता ने इनको नकार दिया है। आदमपुर में नकारा, निकाय चुनाव में नकारा, 2014-2019 में नकारा। आने वाले टाइम में जनता इनको फिर हराएगी, भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी और भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी जनता के आशीर्वाद से। पूरे विश्वास के साथ मैं टीवी डिबेट में कह सकता हूं। ठीक है सर। रेणु साहब आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले जोगिंदर मूड जी से कमेंट में ले लूं। सर, नेहरा साहब कह रहे हैं कि आप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं, पार्टी के नेता जुड़े हुए नहीं हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, लेकिन पार्टी के नेताओं को कैसे जोड़ पाएंगे? सब एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें बीजेपी कह रही है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही झूठी पार्टी, झूठ बोलना, झूठी बात करना, झूठे वादे करना, चुनाव में वादे करके जुमलेबाजी कहना इनकी आदत। ये पहली ऐसी पार्टी है
पहला ऐसा प्रधानमंत्री है देश का जो झूठ बोलता है। संसद के अंदर जो जवाब होते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए ठीक शब्दों का इस्तेमाल करिए। आपके पहले नेता प्रधानमंत्री है जो मतलब सरेआम झूठ पप्पू तो बोलते नहीं हैं, कहा, जिसके ऊपर आपके नेता को मैंने पप्पू नहीं कहा। आप बीच में बोल क्यों रहे? आप ना करने की प्लीज बात कर सर, रहे हैं। मैंने आपको प्लीज मत करिए सर ये, प्लीज 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 देखिए सर, ऐसे शब्दों का मत इस्तेमाल करिए, किसी को आपत्ति हो किसी नेता के लिए मत करिए प्लीज, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए मत करिए सर। ठीक है, खत्म करिए आप, खत्म करिए सर प्लीज। जोगिंदर जी, विजेंद्र जी प्लीज खत्म करिए आप सर, ऐसे समय खराब होगा ना प्लीज। ठीक है नेहरा साहब प्लीज, नेहरा साहब प्लीज, जोगिंदर जी आप अपनी बात पर आगे बढ़िए, मुद्दे पर आइए सर। ठीक है, हो गया सर, प्लीज खत्म करिए आप। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये दलाली करने वाले लोग हैं। आप माँ-बापी लोग हैं, आप माँ-बापी लोग हैं। आपने माँ-बाप किए, देश को तोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए जोगिंदर जी, जोगिंदर जी यही कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं। ठीक है, चलिए नेहरा साहब प्लीज, दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे। जोगिंदर जी प्लीज मुद्दे पर आगे बढ़िए, मुद्दे पर आगे बढ़िए। ठीक है सर, प्लीज पर्सनल मत होइए ना सर, पर्सनल मत होइए, मुद्दे पर आगे बढ़िए जोगिंदर जी। हरियाणा के मुद्दे को लेकर कहां भटका के लेके गए हैं? बजट पे भटका के लेके, बजट पे बाद में बात कर लेते हैं। हरियाणा की स्थिति बताइए ना, 16 लाख करोड़ रुपए का बजट क्यों था आपके? ठीक है नेहरा साहब प्लीज सर, एक ही करके ऐसे समय खराब होगा, बाकी लोग का नंबर नहीं आ पाएगा प्लीज, ये बता दीजिए ना। नहीं आप लोग अपनी बात को रख पाएंगे। 60 साल के अंदर मात्र 16 लाख करोड़ रुपए का टैक्स करवाए, शर्म नहीं आती? आप 5 लाख कमाने वाले 30,000 टैक्स, आपको शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहे बेरोजगार के, हमने 45 लाख चलिए ठीक है, नेहरा साहब जवाब ले लेते हैं ना सर। जोगिंदर जी के ऊपर आपने भी तो आरोप लगाए हैं, उनका जवाब भी तो लेना है प्लीज। जोगिंदर जी गुटबाजी को लेकर आगे बढ़िए, अपने जवाब को आगे बढ़ाइए सर, गुटबाजी है ये कह रहे हैं नेहरा साहब। हमने 9 साल के अंदर 45 लाख। नेहरा साहब प्लीज, देखिए आपको मैंने पूरा मौका दिया, आप बाकी लोगों को बोलने दीजिए। विजेंद्र जी प्लीज, दरख्वास्त कर रहा हूँ। जोगिंदर जी आप आगे बढ़िए, ठीक है नेहरा साहब आप सुन रहे हैं सर। जोगिंदर जी आगे बढ़िए, ये शब्दों की मर्यादा तक नहीं जानता। ठीक है सर, जो आगे बढ़िए सर। तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, इनकी रैली खिलाफ हुई, ये किसान इनके विरोध में है, कर्मचारी इनके विरोध में है, हर जगह विरोध में है। सर वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता ही एक दूसरे के विरोध में हैं। हमारा संगठन जो है वो बनने का, बताइए क्या इनके? अभी विजेंद्र रेड्डी जी ने कहा, इनके नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को सुन लीजिए, वो किस प्रकार की बातें करते हैं। अरविंद शर्मा जी ने सरेआम आरोप लगाया था रोहतक के अंदर 350 करोड़ रुपए का, और अरविंद इनके सांसद ने यह कहा था कि ये ऑन रिकॉर्ड इनके सांसद ने यह कहा था कि आज तक की हरियाणा की सबूत मिटाने की और सबूत खाने की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पहली सरकार है जो सबूत मिटाने और सबूत खाने में माहिर है। क्या इनके सांसद ने नहीं कहा था? क्या इनके तो सांसद भी सारे उधार के हमारी पार्टी से गए हुए लोग हैं। रमेश कौशिक जी को देख लीजिए, धर्मवीर को देख लीजिए, ब्रजेंद्र को देख लीजिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह को देख लीजिए, राव इंद्रजीत को देख लीजिए। इनका पास अपना है ही का? इनकी बिना विचारधारा है ना विचार है। अगर इनकी विचारधारा में इतना दम होता तो इनके पास अपने नेता होते ही। उधार के नेता नहीं, उधार के नेताओं ठीक है रेडू साहब, कांग्रेस में ठीक है सर, चलिए विजेंद्र जी के पास चल रहा हूं प्लीज सर, आप बन जाएगा। नेहरा साहब प्लीज चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? ये विवेक चौधरी ठीक है सर, हो गया, खत्म करिए ना। आपकी आप लोगों की निजी लड़ाई थोड़ी ना है सर, छोड़ के सब लोग चले जाते हैं। चलिए रेडू साहब के पास चल रहे हैं, विजेंद्र रेडू जी। पराग जी डूबते हुए जहाज को, ठीक है नेहरा साहब, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज, ठीक है आप खत्म करिए सर प्लीज, बाकी लोग ऐसे समय खराब हो रहा है। अगर आपने अपने नेहरा साहब आपने, नेहरा साहब चलिए रेडू साहब से आप जवाब ले लेते हैं सर, आपकी बात पर वो हंस भी रहे थे। विजेंद्र जी बताइए सर, किस बात पर हंसी आ रही थी? पराग जी मामला ये है, क्योंकि अब इस सरकार, मौजूदा सरकार को भय सताने लग गया है, क्योंकि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से पीछे हट चुकी है और 2024 में परिवर्तन चाहती है प्रदेश में। इसलिए किसी न किसी कारण से डिबेट को भी डिरेल किया जाने का काम किया जा रहा है। हमारे विजेंद्र नेहरा जी बड़े अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन सारी डिबेट इन्होंने सेंटर के ऊपर करने का काम किया, जबकि हरियाणा प्रदेश के हालात बताने चाहिए थे इनको। हरियाणा प्रदेश के कुछ हालात के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये CMIE की रिपोर्ट है,
सीएमआई की रिपोर्ट को कहते हैं कि इसको हम नहीं मानते, ये झूठी रिपोर्ट होती है, जिसके अनुसार आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर बेरोजगारी में खड़ा 37% के साथ। चलो ये नहीं मानते कोई नहीं, प्रदेश की जनता तो इसको समझती है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं प्रयाग जी, क्या ये एसपीआई को भी नहीं मानेंगे क्या? जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया है, जो कि पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस से जारी किया गया है, जिसके अनुसार आज हरियाणा प्रदेश सामाजिक सुरक्षा के मामले में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे है। आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति खतरे में जी रहा है, और ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक की गई। ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जो 33 अंकों के साथ सबसे पीछे है। दूसरी रिपोर्ट महिलाओं पर अत्याचार की प्रधानमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार 27% महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े हैं, और बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति भी महिलाओं के साथ अपराधों में उलझे हुए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके ऊपर विरोध और प्रदर्शन चल रहे हैं। तो क्या आप इसको भी नकार देंगे? क्या आप महंगाई को भी नकार देंगे, जो आज हरियाणा प्रदेश में लस्सी आटे नमक के ऊपर भी आपने टैक्स लगाने का काम कर दिया, क्या आप उससे भी नकारेंगे? तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज प्रदेश की जनता बड़ी तंग आ चुकी है। जहां ये बातें मैंने बताई, इसके अलावा सरपंच देखियो, सरपंच रोडों के ऊपर बैठे हैं, जो छोटी सरकार प्रदेश की मानी जाती है, और जो समय था जिस टाइम ये स्वायत्तता देने का काम किया था कि पंचायती संस्थाएं, हमारी जो पंचायती राज की संस्थाएं, वो बिल्कुल जो है ना स्वायत्त होनी चाहिए, उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए। आज उसको कंट्रोल करके एक और नया भ्रष्टाचार कांटा बनाने की सरकार जिद कर रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के जनप्रतिनिधि सड़कों पर बैठे हैं, और वो परेशान है। किस वजह से परेशान है? उसमें सरकार एक बात कहती है प्रयाग जी, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। एक ही मुद्दा अभी विजेंद्र नेहरा जी भी बोलेंगे बाद में, कहेंगे हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। अरे भाई, ट्रांसपेरेंसी कौन सी मंगल ग्रह से तोड़कर लानी है या चंद्रमा से तोड़कर लानी है? आप सरपंच के ऊपर अपने एक अधिकारी को बिठा दो, भाई ये जो भी कार्य करता है उसको नोट करते रहो, ऑनलाइन करते रहो। आगे ट्रांसपेरेंसी बताओ कहां से आएगी ट्रांसपेरेंसी? और अब कौन सी ट्रांसपेरेंसी नहीं है? एक ट्रांसपेरेंसी शब्द को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के जनप्रतिनिधि इन्होंने सड़कों पर बिठाए रखे हैं, उनकी शक्तियों को कम करने का काम कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई, हरियाणा प्रदेश के तो हालात आप लोगों ने बहुत ज्यादा खराब कर रखे, इसमें कोई शक नहीं। और हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन 5 सेकंड लेता हूँ बस, जो भी मुद्दे जन विरोधी मुद्दे इन लोगों ने लेकर के उनका डट करके इन लोगों ने विरोध किया। अभय सिंह चौटाला ने बड़ी निडरता के साथ, बड़े त्याग के साथ इनका विरोध किया, और वही बातें लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में परिवर्तन लेकर आएंगे। विवेक चौधरी जी, किसानों को लेकर काम नहीं हुआ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर काम नहीं हुआ है, ऐसा है क्या? आपके विरोधी कह रहे हैं। विरोधियों का काम है कहना। किसानों के जब डायरेक्ट खाते में पेमेंट जाने लगी, हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बना जिसने डायरेक्ट किसान के खाते में उसकी पेमेंट भेजने का 72 घंटे के और फिर 48 घंटे के अंदर काम किया। तब भी ये लोग कहते थे कि पेमेंट जाएगी नहीं, ऐसे हो जाएगा। अभी मोर साहब कह रहे थे कि झूठ बोलते हैं। झूठ मैं नहीं बोलता मोर साहब, मेरी आदत है साफ स्पष्ट कहनी। आप बताइए ना, कौन से जिले में आपका संगठन बना है? आप बताइए कहाँ आपके नेता एकजुट थे? विवेक, मैंने इस बात आज के दिन आप अपनी पार्टी के ऊपर, आप अपनी पार्टी के ऊपर विचार, जो जुमलेबाजी की बात की, मैंने उस बात पे कहा, मैंने आपकी बात पे क्या कि संगठन हमारा आपको ये आपकी पार्टी का कल्चर है, ये आपकी पार्टी का कल्चर है। आप सुनाते हैं, किसी की सुनते हैं। आपकी पार्टी के पास तो कुछ भी नहीं है। आपकी पार्टी तो आज के दिन आप लोग अपनी पार्टी के ऊपर विचार करिए। आपको तो जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती से काम कर रहा है। जननायक जनता पार्टी बूथ लेवल तक मजबूत है, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। आप लोग सोचने का विषय आपके लिए। आप कुछ भी कीजिए, चाहे हाथ जोड़िए, चाहे दिल जोड़िए, पार्टी को जोड़ने की कोशिश कीजिए अगर आपने कुछ करना है। आज के दिन आरोप लगाने से आप हमारी पार्टी की चिंता न करें, आप अपना देख लीजिए समाज। ठीक है, मैंने उसका जवाब दिया। विवेक जी कंप्लीट करिए। दिक्कत है आपके साथ। विवेक जी कंप्लीट, आपने जो बात कही मैंने उसका जवाब दिया। सवाल क्या पूछ रहे हैं? जवाब क्या? झूठ आप बोलते हैं, झूठ आप बोलते हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ। एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का काम कीजिए ना। आपको क्यों दिक्कत होती है? आज चाहे किसानों की बात करें, चाहे
एम्प्लॉयज की बात करें, चाहे जो भी बातें ये कह रहे थे, सभी आज के दिन खुश हैं। कहीं कोई कमी पेशी होती है, उसको अगर कोई परिवार के अंदर दो आदमी है, कोई मनमुटाव आपस में होता है, उसको सुलझा भी लिया जाता है। आज के दिन प्रदेश की जनता ये देखिए किस तरह से सभी डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है। सरकार अच्छे से काम कर रही है। अब इनको आदत पड़ी हुई है मलाई खाने की, ठीक है, वो मलाई तो हम नहीं खाने देंगे। आज मलाई पे जरूर रोक लगाई है, वो इनके दिक्कत है। सभी डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से, आप ये देखिए ना, इनके समय में निवेश कितना आया। माननीय दुष्यंत चौटाला जी 30,000 करोड़ का निवेश लेके हरियाणा प्रदेश के अंदर आए। आज किसी भी सेक्टर में आप ये कहते हैं बारी बारी घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। अगर घोटाला हो गया तो एक्साइज डिपार्टमेंट का रिवेन्यू कैसे बढ़ गया? आज किसी भी सेक्टर में आप उठा के देखिए, हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉफिट में ले जाने का काम किया गया। ठीक है, सरकार ने कहीं ना कहीं जिस आदमी को, लास्ट मैन को, जिसको सुविधा मिलनी चाहिए थी, उस तक उस सुविधा को पहुंचाने का काम किया। ठीक है, जो अगर मैं पेंशन की बात करूं, अगर मैं आधार बीपीएल कार्ड की बात करूं, किस तरह से जो वंचित लोग थे उन तक उस सुविधा को पहुंचाने का काम किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे बहुत कुछ कह रहे थे। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पंजाब की तरफ देखिए। पंजाब क्यों नहीं हमें पानी देता हमारा, आप उसके ऊपर भी बताइए। बलविंदर जी से जवाब ले लेते हैं। की जरूरत नहीं है बलविंदर जी, मांगने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ बलविंदर जी घोषणा चाहते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। इतनी पुरानी पार्टी से मुकाबला आपका है, आपके पास कुछ नहीं तो आप कैसे हरियाणा में अपनी जमीन को तैयार करेंगे? पराग जी, इनकी दुकान खाली है, आप इनको समय खराब ना कराएं। आपके पास आ रहा हूँ मैं, बलविंदर जी के पास। इनकी दुकान खाली है पराग जी। आप किसी को बोलने क्यों नहीं दे रहे? चलिए बलविंदर जी, बहुत जल्दी से रखिए सर, बहुत जल्दी से। मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि आप फैमिली आईडी के नाम पे लोगों को आपने तड़फा दिया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लोगों को आपने तड़फा दिया। कुछ लोग जो है वो तड़प रहे हैं, उनको कहते हो जन्म प्रमाण। हॉस्पिटलों में मरीज दवाई और डॉक्टरों के कारण मर रहे हैं। स्कूलों में आपके पास टीचर नहीं है, स्कूलों में आपके पास बैठने की जगह नहीं है, स्कूलों में आपके पास कमरे नहीं है, सरकारी गौशालों में गौएं मर रही हैं। आपकी जमानत आप बड़ी करते हो। रही बात SYL की, अगर 75 साल कभी कांग्रेस आ गई और सेंटर में भी और पंजाब में भी कांग्रेस थी, तब आपने हल नहीं किया। बीजेपी के टाइम के ऊपर बीजेपी आ गई नीचे से, गठबंधन में तब आपने इलाज नहीं करा। जब आप सेंटर में बैठे हो, आप जब सेंटर में बैठे थे स्टेट में गवर्नमेंट, तब आपने इलाज क्यों नहीं करा? जब हमारा टाइम आएगा, यहाँ सरकार को 1 साल हुआ है, तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए बहुत संक्षेप में, नैना साहब आखिरी कमेंट चाहूंगा आपका, बहुत संक्षेप में आखिरी। देखिए पराग जी, बहुत जल्दी। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है या हरियाणा प्रदेश की सरकार है, जनता के लिए ईमानदारी से नीतियां बनाई है, योजना बनाई है, ईमानदारी से नौकरी देने का काम किया है हमने, पारदर्शी शासन दिया है। 1 लाख से ज्यादा हमने सरकारी नौकरी दिया हरियाणा प्रदेश के अंदर, और वो ईमानदारी से हम लोगों ने देने का काम किया। चलिए रेणु साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर आपका। रेणु साहब बहुत संक्षेप में। जो हमारी परिवर्तन यात्रा हम निकाल रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए, और इस यात्रा के बाद हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन की एक लहर चलेगी और 2024 में प्रदेश में अभय सिंह जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार है। बहुत संक्षेप में फाइनल। कांग्रेस में इतनी भगदड़ क्यों है? आऊंगा सब, नया सब में जोगिंदर जी। चलिए भगदड़ सर बता दीजिए जोगिंदर जी, प्रोजेक्ट तो गिनवाओ अपने। अभी आपने नाम बताया था जोगिंदर। चलिए अब समय बहुत कम है सर, बहुत कम है सर, बहुत जल्दी से बात रखिए जनता को। जोगिंदर जी इतने नेता छोड़ के क्योंकि जो भी आपने बताया, मोर साहब बहुत जल्दी से रखिए बात। चलिए लगता है आवाज नहीं जा रही उनके पास। नया साहब बहुत संक्षेप में अपनी बात को कंप्लीट करिए आप। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था अभी जोगिंदर जी से, उन्होंने मेरी बारी है, बताया कि इतने नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। तो जैसे शोले फिल्म में रहीम चाचा कहते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, मैं इनसे कहता हूँ कि इतनी भगदड़ क्यों है भाई? ठीक है सर, आज कांग्रेस पार्टी समय खत्म हो रहा है, जोगिंदर जी को आवाज पहुंच गई है। आपकी का सवाल आपके पास अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का वो नहीं है, आप अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं देते, छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ क्यों है? सर्वे कांग्रेस पार्टी में भगदड़ क्यों है बताइए ना। उस टाइम आपके कार्यकर्ता का कांग्रेस पार्टी में भगदड़ क्यों है? वो
चलिए, करती हैं आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। 2024 को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की और आगे रणनीतियां बनती हैं देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।